सरकार ने उस वक्त, इंदिरा गांधी सरकार ने उस वक्त एक कदम उठाया था और वो बहुत सही कदम था। सस्ते ब्याज दरों में कर्जा मिलना, ये ग्रामीण इलाकों की जरूरत है। मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक नांदेड़, उसका आज का नाम है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दो ग्रामीण बैंक है, एक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया हुआ विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। गांव खेड़े में, तालुका और डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करना, इसके लिए जो एटीट्यूड होता है, ये बात अभी भी हम ध्यान नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं विश्वास उडगी। आज हम एक अलग विषय पर बात करेंगे और ये विषय ये है कि भारत की सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल रही है कि 1 मई 2025 से इस देश के जितने भी ग्रामीण बैंक है वहां पे एक राज्य और एक ग्रामीण बैंक रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों को ये ग्रामीण बैंक फैक्टर क्या है ये मालूम नहीं है। बैंक के एम्प्लॉयज को शायद मालूम होगा, लेकिन देश के नागरिक को ये मालूम होना जरूरी है। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक, ये सूत्र इस मोदी गवर्नमेंट के एनडीए का है, जो अभी वो 1 मई से हर राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज के तारीख में पूरे देश भर में जो ग्रामीण बैंक है वो उनकी संख्या कुल मिला के 48 के आसपास है। लेकिन हर राज्य में तो ग्रामीण बैंक नहीं है, लेकिन एक राज्य में बहुत सारे ग्रामीण बैंक है। 2005 से लेकर इस देश में ये जो ग्रामीण बैंक का स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है, ये ग्रामीण बैंक का मॉडल नाबार्ड के अंडर काम करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग की व्यवस्था है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है, लेकिन रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक की व्यवस्था एज इफ नाबार्ड एक रेगुलेटर है, क्योंकि वो इस देश की जो खेती व्यवस्था है, एग्रीकल्चर है और उससे रिलेटेड सारी जो मामले हैं वो नाबार्ड के अंडर आते हैं। नाबार्ड भी एक वक्त 1964 के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। आज वो एक कानूनन एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इस ऑटोनोमस बॉडी के तहत इस देश के रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक आते हैं। अब ये रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक, जिनको एक स्ट्रक्चर में, एक कानून में 1976 जो इमरजेंसी का वक्त था, इंदिरा गांधी की सरकार ने ग्रामीण एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे एक जो क्रेडिट फैलना चाहिए, आम लोगों को एक कर्जा मिलना चाहिए, इस उद्देश्य को एक सामने रख के 1969 में तो बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, लेकिन फिर भी 69 से जो बैंकों का एक्सपांशन होने लगा, उसी वक्त ग्रामीण इलाकों में, गांव खेड़ा या तालुका हो या जिला हो, इसको मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कानून बनाया 1976 में, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल एक्ट, बैंकिंग एक्ट। ये 76 का है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इसकी पहली स्थापना हुई और वो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय शंकरराव चव्हाण जी, वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। हमने देखा कि बाद में वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर आए और वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे। महाराष्ट्र के वो जाने माने नेता थे, लेकिन उनके इन्होंने इनॉग्रेशन किया मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक नांदेड़, उसका आज का नाम है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दो ग्रामीण बैंक है, एक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया हुआ विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। अब 1 मई 2025 से महाराष्ट्र का हम उदाहरण लेते हैं तो सरकार का जो नोटिफिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र में विदर्भा ग्रामीण बैंक, ये जो बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया हुआ ग्रामीण बैंक है, वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में विलय हो जाएगा और एक ही बैंक रहेगी और उसका नाम रहेगा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
अब ये जो स्ट्रक्चर 1976 में बना, कानूनन बना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक बैंक होनी चाहिए, ये उसका पहला रूप था। लेकिन कुल मिला के 5-6 डिस्ट्रिक्ट के भी बैंक, ये जैसे मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, ये पूरी मराठवाड़ा को देखता था, इसलिए आस्ते आस्ते इसका फैलाव हो गया। इसी तरीके से एक मूल नीति तहत कि 1, 2, 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के उसकी तरफ वहां की जो किसानों की मदद करे, आम आदमी, कुशल कारागिर, उनको मदद करे, और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करे, इस हेतु से सरकार ने उस वक्त, इंदिरा गांधी सरकार ने उस वक्त एक कदम उठाया था, और वो बहुत सही कदम था। सस्ते ब्याज दरों में कर्जा मिलना, ये ग्रामीण इलाकों की जरूरत है, तब भी थी, आज भी है। लेकिन इस मुद्दे पर काम करने की बात, इसके लिए ग्रामीण बैंक को एक पॉलिसी नियत की गई, और इसमें यह तय किया कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक 35% का अपना एक ओनरशिप रखेगी, और किसी एक नेशनलाइज बैंक को स्पॉन्सरशिप देगी, और हर राज्य में उस राज्य की सरकार का भी एक हिस्सा होगा। तो इसमें ज्यादातर हिस्सा ये स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा। तो 51% से भी ज्यादा हिस्सा ये स्पॉन्सर्ड बैंक का है, और 30 से 35% भारत सरकार का, और बाकी का राज्य सरकार का। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, और स्पॉन्सर्ड नेशनलाइज बैंक की इन्वॉल्वमेंट, ये ओनरशिप का स्ट्रक्चर है एक ग्रामीण बैंक का। लेकिन मुख्य जिम्मेदारी जो आती है वो स्पॉन्सर्ड बैंक की आती है। ये ढांचा बन गया 1976 में। आज की तारीख में जब मैं ये आपको कह रहा हूं कि एक राज्य एक ग्रामीण बैंक बनने का और या बनाने का निर्णय तय हो चुका है, वो 2025 में, 1 मई 2025 में। ऐसे वक्त आज के हालात में 48 ग्रामीण बैंक हमारे नजर के सामने है। तो आज के तारीख बाद, मतलब 8 अप्रैल को जब नोटिफिकेशन निकला, तो 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, इन दिनों में हर राज्य में यह प्रक्रिया जारी हो गई है, और ये नाबार्ड के तहत एक कमेटी तय हो गई है। नाबार्ड का जो रीजनल जनरल मैनेजर रहेगा, वो इस विलो को मॉनिटर करेगा, और फिर हर राज्य के लिए एक बैंक तय हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य में आज मान लो 4 ग्रामीण बैंक है, तो वहां पर बिहार ग्रामीण बैंक अंतिमतः तय हो जाएगी, चारों बैंक एक साथ आ जाएंगे। अब इसमें पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक वहां पे स्पॉन्सर्ड बैंक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट और पंजाब नेशनल बैंक कुल मिला के ये बिहार ग्रामीण बैंक को चलाएंगे। उनकी शाखाएं वहां पे 2021 की तादाद में है। ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया। इसी ढंग से तेलंगाना ये पहला राज्य ऐसा हुआ कि पिछले नवंबर 2024 में एक जो नाबार्ड ने मीटिंग की थी, उस वक्त ये तय हुआ था कि एक राज्य में एक बैंक हो, और तेलंगाना में 1 जनवरी को ही वहां की 2 या 3 ग्रामीण बैंकों का विलय हो गया, और तेलंगाना ग्रामीण बैंक वहां पे निर्माण हो गई। वो एक पहला राज्य है जहां पे एक ग्रामीण बैंक और एक राज्य, ये मॉडल तय हुआ। और अब सरकार ने ये तय किया है कि 1 मई 2025 को ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिसके तहत 11 राज्यों में ये जो ग्रामीण बैंक है, ये एक राज्य एक मॉडल बन जाएगा। अब सवाल क्या है कि आंध्र में आंध्र ग्रामीण बैंक होगा, कर्नाटक में कर्नाटक ग्रामीण बैंक होगा, उसका स्पॉन्सरशिप कर्नाटक में मेरे ख्याल से पहले सिंडिकेट बैंक था, आज की तारीख में वो और किसी बैंक को सौंपा जाएगा, शायद वो बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सौंपा गया है। वैसे देखा जाए तो आंध्र बैंक में यूनियन बैंक को कहा गया है कि आप इसका विलय का प्रोसेस है वो पूरा करो। तो वहाँ की जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक होगी, उसका स्पॉन्सरशिप यूनियन बैंक की तरफ होगा। उड़ीसा में ये इंडियन ओवरसीज बैंक तय करेगी। इस प्रकार हर राज्य में एक नेशनलाइज बैंक को ये काम सौंपा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग का काम करेगी, और ये उनका नाबार्ड का जो एक स्ट्रक्चर है, तो नाबार्ड के तहत ये सारे हर राज्य के एक ग्रामीण बैंक अंतिमतः काम करेंगे। और ये आखिर में हमको ये सोचना है कि जब
मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक का स्थापना हुई 1976 में, तो देश भर में 186 ग्रामीण बैंक का फैला हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में 3 बैंक ओपन किए, तो बैंक ऑफ इंडिया ने 5 किए, सेंट्रल बैंक ने भी 3 किए। महाराष्ट्र में ही 10 ग्रामीण बैंक थे। इसी प्रकार हर राज्य में 10, 15, 20 ग्रामीण बैंक उस राज्य की साइज के हिसाब से बन गए। एक तरीके से एक या दो डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखने वाले ये ग्रामीण बैंक आज के तारीख में 2005 से लेके अब तक, मतलब देखिए आप, 20 साल के इस दरमियान ये 186 ग्रामीण बैंक आज के तारीख में 48 है। कंसोलिडेशन या विलीनीकरण के प्रक्रिया में वो उनकी संख्या भी 48 है। अब 48 से लेके वो एक राज्य एक ग्रामीण इसके तहत आ जाएंगे। हर राज्य में एक ग्रामीण बैंक होना, ये नाबार्ड का मॉडल, ये देश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और डीएफएस ने तय किया है। और इसमें काम करने वाले यूनियंस, इनकी मांग अलग है, जनता की मांग अलग है। देश के लिए कौन सा मॉडल बैंकिंग का ठीक होगा, इसके ऊपर बहस होना जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस देश में फॉरेन बैंक तो पहले से थी, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब से फॉरेन बैंक है। हम ग्रीनलैंड बैंक का नाम जानते हैं, हम ईस्ट इंडिया बैंक का नाम जानते हैं, हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम जानते हैं, हम बहुत सारे बैंक ऑफ अमेरिका नाम जानते हैं। बहुत सारे फॉरेन बैंक आज में देश में है। तो फॉरेन बैंक इस देश में पहले से है। निजी क्षेत्र के बैंक भी, जब टाटा की बैंक आई, बिरला की बैंक आई, बड़े बड़े जो सेठ है उनके बैंक आई, कारपोरेट्स हम कहते हैं उनको, उनकी बैंक आई। लेकिन 1969 के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में जो बैंक लाइसेंस का पहला 14 जुलाई को 19 जुलाई को जो एक 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने जो बैंक लाइसेंस का एक कानून पारित किया, उसके बाद 91% बैंकिंग क्षेत्र पूरा नेशनल सेक्टर में आ गया। लेकिन उसके बाद भी करीब करीब 9% क्षेत्र फॉरेन सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए तय किया गया था, और इसमें भी सैकड़ों प्राइवेट सेक्टर बैंक काम करते थे। आस्ते आस्ते ये प्राइवेट सेक्टर बैंक डूब गए, इनको समाया गया, अमलगमेट किया गया। ये नेशनलाइज बैंकों में ये भी एक इतिहास है। आखिर आज नेशनलाइज बैंक इस देश में 97% का बैंकिंग विस्तार कर चुका है। यहाँ पर हाँ, निजी क्षेत्र के बैंक अभी भी है, यहाँ पे फॉरेन सेक्टर के बैंक है। लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए तो नेशनलाइजेशन के बाद इतने साल बीत चुके हैं, आज की तारीख में 70-72% बैंकिंग बिजनेस ये नेशनलाइज बैंकों का सेक्टर है। और मान लो कि 28 से 32% प्रतिशत बिजनेस ये निजी क्षेत्र और फॉरेन सेक्टर का है। लेकिन आज भी इस नेशनलाइज बैंकिंग के सेक्टर में और एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आता है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेशनलाइज नहीं है लेकिन एक कानून के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनलाइज बैंकों ने स्पॉन्सर किया जो स्ट्रक्चर है, वो है रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक। वो एक 1976 के एक कानून के तहत बना है। आज ऐसे देखा जाए तो कुल मिला के इनकी जो शाखा है, जिसे मैंने कहा कि 186 बैंक्स थी, आज वो 48 है, और 48 के वो जितने भी राज्य है उतने बनेंगे। तो इनकी शाखा है, वैसे देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर शाखा है 25,000 है, तो हाँ, रीजनल रूरल बैंक की शाखा है पूरे देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कॉम्पीट करेगा आरआरबी, ऐसी तो नहीं है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिजनेस जो है वो इससे करीब करीब 8 या 10 गुना ज्यादा है, इसलिए बिजनेस के मायने जो है वो अलग होते हैं। आरआरबी का स्ट्रक्चर ये मूलतः मूल रूप से जिला, तालुका और गांव खेड़ा यहीं पे काम करता है। कुछ शहरों में हाँ ये है, लेकिन इसका जो बिजनेस पैटर्न जो है वो ग्रामीण विकास के हित में करना है, इसलिए इसको कुछ कंपटीशन में मर्यादा आती है। और सवाल यही है कि ब्रांच की शाखाएं बहुत होने के बावजूद, इसका विस्तार बहुत होने के बावजूद, हर गांव खेड़े में उसका प्रेजेंस होने के बावजूद, आज इस देश में आरआरबी के पास बिजनेस अगर देखा जाए तो वैसे बहुत कम है। हिसाब के तौर पर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। यहाँ पे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, इसका बिजनेस करीब करीब 35,000 करोड़ का है। और जो बैंक ऑफ इंडिया की विलय होने वाली है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, उसका बिजनेस 10,000 करोड़ है।
इसका मतलब महाराष्ट्र में विलय के बाद ये 50,000 करोड़ से भी ज्यादा एक बिजनेस करने वाला बैलेंस शीट, एक तगड़ा बैलेंस शीट इस बैंक का हो सकता है। इसी प्रकार हर राज्य में विलय के बाद एक तगड़ा बैलेंस शीट इन सारे बैंकों का हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सबसे आगे है। अब मेरी बात यह है कि इसके जो उद्देश्य थे कि इनका कंसोलिडेशन किया, नंबर कम हो गया, ओनरशिप स्ट्रक्चर वैसे ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है एक राज्य एक ग्रामीण बैंक बनने के बाद नाबार्ड इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान देगा। नाबार्ड की जितनी सारी योजनाएं होगी वो आरआरबी के तहत ही अमल में आएगी, और आरआरबी अभी भी जिला स्तरीय जो कामकाज होता है, सरकार का हो या ग्रामीण व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का हो, उसकी तरफ ध्यान देके लोगों की जरूरतें क्या है, चाहे वो छोटा रोजगार हो, महिलाओं का रोजगार हो, खेती से रोजगार हो, या खेती व्यवसाय हो, या फिर बुनकरों का व्यवसाय हो, या छोटे छोटे एसएमईज हो, इनकी तरफ इस ग्रामीण बैंक को ध्यान देना पड़ेगा, पहले से ज्यादा देना पड़ेगा। और ऐसे वक्त सवाल ये आता है कि क्या ये नेशनल बैंकों से कॉम्पीट करते करते, प्राइवेट सेक्टर बैंकों से कॉम्पीट करते करते, एनबीएफसी स्ट्रक्चर से कॉम्पीट करते करते, क्या ये एक ग्रामीण बैंक सर्वाइव कर सकती है? उसका सर्वाइवल जो है, उसका साइज ऑफ द बिजनेस और उसके हाथ में कितने सारे डिपॉजिट्स है, कितना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस वो हैंडल कर सकती है, उसका बैलेंस शीट कितना तगड़ा है और कितना वीक है, इसी पर तो निर्भर करेगा। इसलिए उसका साइज, मतलब उसके एसेट्स और उसके लायबिलिटीज, ये अल्टीमेटली तय करेंगे कि नेशनल बैंकों के साथ भी उनको स्पर्धा करना है, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनके साथ भी स्पर्धा है, कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक उसके साथ भी कंपटीशन है। कहीं कुछ जगह पे वो जैसे कहा जाए कि एनबीएफसी के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि एनबीएफसी का जो फंडिंग है, माइक्रो फाइनेंस, उस एरिया में आरआरबी भी फाइनेंस करता है। और इसलिए सवाल ये आता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एनबीएफसी तय करती है, लेकिन आसानी से कर्जा देती है, तो लोगों को डेट ट्रैप में पकड़ती है। उस डेट ट्रैप में से लोगों को अगर राहत मिलना है, तो लोगों को अपनी जरूरतें आरआरबी की तरफ से या नेशनल बैंकों की तरफ से ही पूरी करनी पड़ेगी। इसके ऊपर क्या सरकार ध्यान देती है या नहीं देती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए कंसोलिडेशन प्रोसेस एक तरीके से जो हो रही है, तो ग्रामीण बैंकों को मजबूती आएगी, लेकिन ग्रामीण बैंकों के स्टाफ को जो तकलीफ होगी, उसका जो परफॉर्मेंस होगा, वहां पे जरूरत से बहुत कम स्टाफ है, कम ऑफिसर, कम क्लेरिकल लोग, और सब स्टाफ के लोग बहुत ही कम है। और ऐसे हालात में उनके रहने की व्यवस्था, उनके काम करने की जगह, उनकी सर्विस कंडीशन, हालांकि वो नेशनल बैंक के जैसे ही है और वहां पर पेंशन भी सहूलियत में है, फिर भी गांव खेड़े में, तालुका और डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करना, इसके लिए जो एटीट्यूड होता है, ये बात अभी भी हम ध्यान नहीं दे रहे। तो सवाल यह है कि भारत सरकार, इसका मॉडल क्या है इस आरआरबी के बारे में? नाबार्ड उसकी तरफ देखता है, वो रेगुलेटर है और ऑटोनमस बॉडी है, पॉलिसी तहत करता है, तो उनका रुख क्या है? आज की तारीख में रीजनल रूरल बैंक, इनका बिजनेस देखा जाए तो बहुत छोटा है। जिस पैमाने पे उसको बढ़ना चाहिए, उसकी दिशा तय करनी चाहिए कि वहां के जो खेती व्यवस्था है, वहां का जो व्यापार है, वहां का जो एसएमई है या एमएसएमई है, और वहां टेक्नोलॉजी कौन सी उत्पादन पद्धति में चलाई जाती है, उसका विकास कैसे हो, और कुल मिला के वहां पे रोजगार कैसे पैदा हो। इसलिए ग्रामीण बैंकों का जो ढांचा आज सरकार तय कर रही है, तो उसके पास इस ग्रामीण बैंक के इस नए मॉडल के जरिए उस एरिया का विकास नीति कुछ है क्या? अगर है तो उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर आना बहुत जरूरी है। 186 ग्रामीण बैंक थे, आज वो शायद 11 या 15 बनेंगे, जितने राज्य हैं उतने ग्रामीण बैंक बनेंगे। लेकिन मॉडल क्या रहेगा? आम आदमी के हित में वो काम करेगा क्या? उस राज्य की सरकार के मदद के लिए सिर्फ वो ग्रामीण बैंक काम करेगा? आज हम देख रहे हैं कि हर राज्य का एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी होता है अपेक्स लेवल पे,
वो क्या काम करता है, उसी तरीके से उस राज्य की सरकार के लिए शायद वो एक टूल बन जाता है। उसी प्रकार हर राज्य का एक ग्रामीण बैंक बनने के बाद उसका जो साइज ऑफ बिजनेस है, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ये 50,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाला एक बैलेंस शीट होगा। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार उसका मालिकी हक जो है 1/3 वो वहां पे जमाएगी और खुद के लिए उसका इस्तेमाल करेगी, या फिर स्पॉन्सर्ड बैंक का कोई रोल होगा? बिजनेस बढ़ाने के लिए उस एरिया की तरफ ध्यान देना, ये उनका काम होगा। वहां पे रोजगार पैदा करना, वहां पे बिजनेस खड़ा करना और वहां की जनता की सेवा में वहां की बचत जो देते हैं उन्हीं के लिए काम करना। आज ऐसा नहीं हो रहा है। ग्रामीण इलाकों की बचत शहरों में बड़े कारपोरेट्स के लिए बड़े कर्जे देने के लिए खर्चा हो रहा है, और इसलिए कंसोलिडेशन की एक प्रक्रिया पूरा होने के बाद देश में ये चर्चा होना जरूरी है 1 मई 2025 के बाद, क्या ये नया आरआरबी मॉडल किसके हित में है? आज की तारीख में पिछले 11 साल में जिस ढंग से बैंकों का इस्तेमाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए कर रही है, आम आदमी को नेशनलाइज बैंकों से पैसा मिल नहीं रहा, एसएमई को एमएसएमई को पैसा नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं मिल रहा है, और इसलिए उनको सबको भागना पड़ रहा है एनबीएफसी की तरफ या निजी क्षेत्र के बैंकों की तरफ। ये एक बहुत बुरी अवस्था हमारे देश के उद्योग और खेती व्यवस्था की है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी भी वो बुरी हालत है। तो हमारा ये मॉडल, नेशनलाइज सेक्टर का मॉडल हो या फिर आरआरबी का मॉडल हो, ये देश के हित में काम करेगा या सिर्फ राज्य सरकार हो या फिर कुछ कारपोरेट्स हो, इनके हित में ये काम करेगा? ये सवाल बार बार पूछना जाना चाहिए। 1 मई 2025 को हम फिर से इस मामले में इस मॉडल का आगे चलाना, उसका भविष्य किसके हित में होगा? यहाँ पे ज्यादा रोजगार पैदा होना चाहिए और यहाँ पे ज्यादा नौकरियां भी पैदा होनी चाहिए। इसका विस्तार, बैंकों का विस्तार हर गांव खेड़े में होना चाहिए, लेकिन गांव खेड़े के हित में होना चाहिए, गांव के विकास के हित में होना चाहिए। आरआरबी का स्ट्रक्चर तभी वो काम करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नेशनलाइज बैंक को आज जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी तरीके से नेशनलाइज बैंक स्पॉन्सर्ड आरआरबी को एक्सप्लॉइट करने का एक नया तरीका अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या नाबार्ड ने या इस देश की सरकार ने अगर सोचा है, तो शायद लोगों को फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि सरकार की नीति सही है या गलत है। इसलिए मॉडल तो ठीक है, लेकिन इस मॉडल को वायबल करने के लिए एक बिजनेस मॉडल और गांव खेड़े के हित में, देश के हित में एक बिजनेस मॉडल, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के दिन इतना ही बस है। हर राज्य में एक बैंक होना, उस राज्य की अस्मिता को एक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन स्टाफ, क्लार्क भी आनी चाहिए, ऑफिसर भी आनी चाहिए, हाँ टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, और उस गांव जिले खेड़े में ये आरआरबी बहुत अच्छे ढंग से लोग स्वीकार करेंगे जब वो उनके हित में काम करेगा। बस मैं आज यहीं पे रुकता हूं। तो आरआरबी का मॉडल 1 मई 2025 को एक राज्य में एक बैंक बनेगा, ये कल्पना लोगों के लिए कैसा अमल में आएगी, इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। मैं यहीं पे रुकता हूं, फिर बात करेंगे 1 मई के बाद।